लॉस्ट के पहले सीजन के दूसरे एपिसोड की शुरुआत जंगल से होती है, जहां हमें जैक, केट और चार्ली दिखाई देते हैं। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि इन तीनों को मालूम हो जाता है कि इस जंगल में कोई बहुत खतरनाक चीज़ है और उस चीज़ ने ही इनके प्लेन के पायलट को बहुत बुरी तरह से मार डाला है। और चूंकि जैक वहां से भागते वक्त प्लेन का ट्रांस रिसीवर उठा लाया था, तो अब वो इसके ज़रिए बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ केट चार्ली से पूछती है कि वो उस वक्त प्लेन के वॉशरूम में क्यों घुस गया था। चार्ली कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वहाँ उल्टी कर रहा था। साथियों, यहाँ आपसे ये बताना ज़रूरी है कि इस शो की पूरी कहानी अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसको एकदम शुरुआत से देखना होगा। इसलिए अगर आपने अभी तक लॉस्ट का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये कहानी सही तरीके से समझ में आ पाएगी। वैसे लॉस्ट के अलावा मेरे चैनल पर रिक एंड मोर्टी के पहले सीजन का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, आपको वो बहुत पसंद आएगा। और ऐसे ही वेब शोज व मूवीज की कहानी हिंदी में देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। चार्ली जब केट को बताता है कि वो उल्टी करने के लिए वॉशरूम में घुसा था, तो फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है। हमें चार्ली दिखाई देता है जो काफ़ी नर्वस और बेचैन लग रहा है। चार्ली फ्लाइट में बैठा है। एक एयर होस्टेस उससे पूछती है कि वो ठीक तो है। चार्ली उससे कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। चार्ली की बॉडी लैंग्वेज से एयर होस्टेस को उस पर शक हो जाता है। वो एयर होस्टेस वहाँ से चली जाती है। चार्ली देखता है कि वो एयर होस्टेस फ्लाइट के दूसरे स्टाफ से उसके बारे में कुछ बात कर रही है। ये देखकर चार्ली और ज्यादा घबरा जाता है। वो घबराकर अपनी सीट से उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। यहाँ हमें जैक भी दिखाई देता है, यानी हमें एक बार फिर से प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का सीन दिखाया जाता है, और इस दफा ये सीन चार्ली के एंगल से दिखाया गया है। चार्ली को इस तरह हड़बड़ाकर जाते हुए देखकर फ्लाइट का स्टाफ उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली उनकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। तभी फ्लाइट में एक जोर का टर्बुलेंस आता है। एयर होस्टेस अनाउंस करती है कि सभी मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट बांध लें। इतनी देर में चार्ली वॉशरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। फिर चार्ली अपने जूते में से एक पुड़िया निकालता है जिसमें ड्रग है, और चूंकि फ्लाइट का स्टाफ उससे वॉशरूम का गेट खोलने के लिए कहता है, तो चार्ली जल्दी से कुछ ड्रग अपने मुंह में रख लेता है। फिर चार्ली बचे हुए ड्रग को कमोड में फेंक कर बहाने ही वाला होता है कि तभी फ्लाइट फिर से एक बहुत जोर के टर्बुलेंस से टकराती है। ये टर्बुलेंस इतना जोर का होता है कि चार्ली उछलकर वॉशरूम की छत से टकरा जाता है। वो किसी तरह फ्लाइट के उस वॉशरूम से बाहर निकलता है। प्लेन में अफरा तफरी और चीख पुकार मची है। चार्ली जल्दी से एक सीट पर आता है और सीट बेल्ट बांधकर एक ऑक्सीजन मास्क अपने मुंह पर लगाता है। अगले शॉट में हमें शैनन दिखाई देती है जो बिकनी पहने धूप में लेटी है। उसके पास वही लड़का आता है जो हमें पहले सीजन में उसके साथ दिखाई दिया था। वो लड़का शैनन से कुछ हेल्प मांगता है, लेकिन शैनन मना कर देती है। वो लड़का वहां से चला जाता है। तब प्रेग्नेंट लड़की शैनन से पूछती है कि क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शैनन बताती है कि वो मेरा भाई है और उसका नाम बून है। शॉट चेंज होता है और हमें एक कोरियन दिखाई देता है जो पहले एपिसोड में भी दिखाई दिया था। वो कोरियन समंदर किनारे से खाने पीने की कुछ चीजें जमा कर रहा है। पास ही उसकी पत्नी भी खड़ी है। तभी वहां एक ब्लैक आदमी आता है। वो ब्लैक आदमी कोरियन महिला से पूछता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, लेकिन वो महिला उसे कोरियन भाषा में जवाब देती है जिसे वो ब्लैक आदमी समझ नहीं पाता। तभी कोरियन महिला का पति उसे डांटता है और उससे कहता है कि वो अपनी शर्ट का ऊपरी बटन बंद करे। ये देखकर ब्लैक आदमी वहां से चला जाता है। अगले शॉट में हमें एक ब्लैक लड़का दिखाई देता है। ये वही लड़का है जिसे ढूंढते हुए वो ब्लैक आदमी उस कोरियन कपल के पास गया था। इस लड़के के हाथ में एक डॉग लीश है। ये लड़का यहाँ किसी विंसेंट को आवाज लगा रहा है। ये लड़का जंगल में कुछ और आगे आता है। इस लड़के को जमीन पर एक हैंडकफ यानी हथकड़ी पड़ी दिखाई देती है। वो लड़का जैसे ही
उस हथकड़ी को उठाता है कि तभी वहाँ वही ब्लैक आदमी आ जाता है जो थोड़ी देर पहले कोरियन कपल से मिला था। वो ब्लैक आदमी उस ब्लैक लड़के से कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था कि बीच से दूर मत जाना। वो लड़का कहता है कि मुझे लगा विंसेंट यहाँ है। फिर जब वो आदमी उस लड़के के हाथ में हथकड़ी देखता है तो हैरान रह जाता है। लड़का उसे बताता है कि ये मुझे यहीं पर पड़ी मिली है। वो आदमी घबराकर उस लड़के को लेकर वहां से चला जाता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि बीच पर लड़ाई हो रही है। लड़ने वालों में एक सईद है और दूसरा वो आदमी है जो पहले सीजन में सिगरेट पीते हुए नजर आया था। वो ब्लैक आदमी इन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये दोनों नहीं रुकते और लड़ते रहते हैं। यहाँ जैक, केट और चार्ली भी आ जाते हैं। जैक आकर इन दोनों को अलग करता है। सईद बताता है कि यह आदमी प्लेन क्रैश के लिए मुझे जिम्मेदार बता रहा है। वो आदमी कहता है कि मुझे इसी पर शक है क्योंकि ये चुपचाप सबसे पीछे बैठा था। तभी वो ब्लैक आदमी कहता है कि मेरे बेटे को यह हथकड़ी अभी जंगल में मिली है। यानी वो ब्लैक आदमी और लड़का बाप बेटे हैं। केट चिल्लाकर सबको चुप कराती है और बताती है कि उन्हें फ्लाइट के कॉकपिट से ये ट्रांस रिसीवर मिला है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। वो पूछती है कि क्या कोई इसे ठीक कर सकता है। तब सईद कहता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ। बोन जैक से पूछता है कि क्या कॉकपिट में कोई जिंदा बचा है लेकिन जैक कहता है कि वहाँ सब मर चुके हैं। सईद कहता है कि एक ड्यूअल बैंड ट्रांस रिसीवर है, इसकी बैटरी ठीक हो सकती है लेकिन इसका रेडियो पूरी तरह से डेड है। केट उससे पूछती है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। सईद कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। सईद वो ट्रांस रिसीवर लेकर वहाँ से चला जाता है। सईद उस ट्रांस रिसीवर को खोलता है। तभी वो मोटा आदमी उसके पास आता है और उस आदमी की बुराई करता है जो थोड़ी देर पहले सईद से लड़ रहा था। यहाँ दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस मोटे आदमी का नाम हर्ली है। हर्ली सईद से पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ सीखा। सईद उसे बताता है कि मैं एक मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑफिसर था। हर्ली उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी वॉर में हिस्सा लिया है। सईद कहता है कि मैं गल्फ वॉर में लड़ा था। हर्ली को लगता है कि सईद अमेरिकन आर्मी की तरफ से लड़ा होगा लेकिन सईद उसे बताता है कि वो इराक के रिपब्लिकन गार्ड की तरफ से अमेरिका के खिलाफ लड़ा था। ये सुनकर हर्ली को काफी अजीब लगता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि केट समंदर के पानी में खुद को साफ कर रही है। तभी वहाँ वही कोरियन महिला आती है जो थोड़ी देर पहले हमें दिखी थी। वो अपनी भाषा में केट से कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन केट को कुछ समझ में नहीं आता। वो केट को इशारा करके एक जगह जाने के लिए कहती है। केट कपड़े पहनकर सईद के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसने ट्रांस रिसीवर को ठीक कर दिया है। सईद केट को बताता है कि ये ठीक तो हो चुका है लेकिन सिग्नल नहीं पकड़ पा रहा है। अगर हम बार बार कोशिश करेंगे तो इसमें जो थोड़ी बैटरी बची है वो भी खत्म हो जाएगी। हमें सिग्नल के लिए किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। सईद एक पहाड़ की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि वो जगह एकदम सही रहेगी। अगले शॉट में हमें जैक दिखाई देता है जो उस आदमी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जो फ्लाइट क्रैश होने से पहले केट के बराबर में बैठा था और जिसके पेट में एक मेटल पीस गड़ा है। केट भी यहाँ मौजूद है। केट जैक से उस आदमी की हालत के बारे में पूछती है। जैक उसे बताता है कि इस आदमी की हालत बहुत सीरियस है। फिर केट उसे बताती है कि ये वो सईद के साथ उस ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रही है ताकि ये लोग ट्रांस रिसीवर में सिग्नल ला सकें। जैक उसे मना करता है। वो कहता है कि तुमने अपनी आंखों से देखा है कि इस जंगल में कोई बहुत ही खतरनाक चीज है लेकिन केट कहती है कि उन्हें ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा नहीं है। अगर सिग्नल के जरिए कोई हमारी लोकेशन ट्रैक कर लेगा तो हम यहाँ से बच पाएंगे वरना हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। जैक कहता है कि अगर जरा भी खतरा महसूस हो तो वहां से भाग जाना। अगले शॉट में हमें वही कोरियन कपल दिखाई देता है। ये लोग खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कोरियन आदमी काफी स्ट्रिक्ट है इसलिए कोरियन महिला का चेहरा देखकर साफ अंदाजा होता है कि ये महिला इस आदमी के साथ खुश नहीं है। वो कोरियन आदमी खाने की प्लेट लेकर हर्ली के पास आता है और उससे कुछ खाने को कहता है। हर्ली को उसकी भाषा तो समझ में नहीं आती लेकिन हर्ली उससे कहता है कि मैं भूखा जरूर हूँ लेकिन इतना भूखा भी नहीं कि मैं ये सब खाऊं। वो कोरियन आदमी वहां से आगे बढ़ जाता है। अगले शॉट में हमें वो ब्लैक लड़का दिखाई देता है जो एक कॉमिक्स पढ़ रहा है। उसका बाप उससे कहता है कि ये कॉमिक्स तो स्पेनिश भाषा में है, तुम्हें ये कहाँ पर मिली। वो लड़का बताता है कि मुझे ये यहीं पर मिली है। ब्लैक आदमी उससे कहता है कि जब हम घर पहुंच जाएंगे तो हम एक दूसरा कुत्ता लेंगे। ये सुनकर वो ब्लैक लड़का नाराज होता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हमें चार्ली दिखाई देता है जो अपनी जेब से ड्रग्स की पुड़िया निकालता है। यानी
यानी चार्ली जब केट और जैक के साथ प्लेन का कॉकपिट ढूंढने गया था तो वो प्लेन के वॉशरूम में अपनी यही ड्रग्स ढूंढने चला गया था। चार्ली यहाँ ड्रग्स लेता है। अगले शॉट में हमें जैक दिखाई देता है जो हर्ली से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यहाँ जितने भी पैसेंजर्स का सामान मौजूद है उसमें जो भी दवाइयाँ हो वो सब जमा कर लेना। हमें फिर से चार्ली दिखाई देता है। वो ड्रग्स लेकर आराम से समंदर किनारे बैठा है। फिर हमें बून और शैनन नजर आते हैं। शैनन काफी अपसेट है। शैनन के सामने एक डेड बॉडी पड़ी है। बून उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। शैनन कहती है कि मैंने इस आदमी से अच्छा बर्ताव नहीं किया था और मुझे इसका अफसोस है क्योंकि आज हम जिंदा हैं तो इसी की वजह से। इस आदमी ने ही हमें फर्स्ट क्लास में नहीं बैठने दिया था। अगर हम फ्लाइट की फर्स्ट क्लास में बैठ जाते तो शायद क्रैश में मर चुके होते। फिर यहाँ बून और शैनन के बीच इस बात को लेकर काफी बहस होती है कि शैनन किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रही है। शैनन गुस्से में सईद और केट से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि बून उसे मना करता है लेकिन वो नहीं मानती और फाइनली सईद, केट, चार्ली और शैनन पहाड़ की तरफ चल देते हैं और मजबूरी में बून भी इनके साथ चल देता है। हमें वही आदमी दिखाई देता है जो सईद के साथ बुरी तरह लड़ रहा था। वो कोई चिट्ठी पढ़ रहा है। फिर वो देखता है कि सईद और बाकी सब कहीं जा रहे हैं। अगले शॉट में हमें ये सभी जंगल में दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि वो आदमी जो सईद से लड़ रहा था वो भी इनके साथ है। ये सभी पहाड़ पर चढ़ते हुए नजर आते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो ब्लैक आदमी बैठा है और जैक वहीं पास ही कुछ ढूंढ रहा है। वो ब्लैक आदमी जैक से पूछता है कि वो क्या ढूंढ रहा है। जैक उसे बताता है कि मैं कोई ब्लेड या ब्लेड जैसी पैनी चीज ढूंढ रहा हूँ। जैक उससे पूछता है कि तुम्हारा बेटा कैसा है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस ब्लैक आदमी के बेटे का नाम वोल्ट है। वो ब्लैक आदमी जैक से बताता है कि उसका बेटा वोल्ट अभी परेशान है। वो जैक को बताता है कि वोल्ट की उम्र अभी 9 या 10 साल ही है। फिर वो ब्लैक आदमी जैक से बताता है कि मेरा बेटा वोल्ट अपने कुत्ते के लिए परेशान है जो कि हमारे साथ प्लेन में ही था। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुत्ता एक लैब्राडोर है, क्योंकि मैंने कल एक लैब्राडोर कुत्ता जंगल में देखा था। ये सुनकर वो ब्लैक आदमी हैरान रह जाता है। अगले शॉट में हमें वो आदमी दिखता है जो पहले एपिसोड में हमें बारिश में अकेला बैठा दिखाई दिया था। यहाँ वोल्ट आता है और उससे बात करता है। वोल्ट इस आदमी को बताता है कि मैं अपनी माँ के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता था। वो ये भी बताता है कि उसकी माँ बीमार हो गई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। अगले शॉट में हमें वो प्रेग्नेंट लड़की दिखाई देती है। कोरियन आदमी उसे भी कुछ खाने का ऑफर देता है लेकिन वो भी खाने से मना कर देती है। मगर जब वो कोरियन आदमी उसके पेट की तरफ इशारा करके उसे कुछ खाने को कहता है तो वो लड़की थोड़ा सा खा लेती है, लेकिन तभी वो लड़की अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है। ये देखकर कोरियन आदमी घबरा जाता है, लेकिन वो लड़की बताती है कि जब से प्लेन क्रैश हुआ है तब से आज उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे में हलचल महसूस की है। वो लड़की उस कोरियन आदमी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखती है और उसे भी फील करने को कहती है, लेकिन वो आदमी अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि केट, सईद और बाकी सब जंगल में काफी आगे तक आ चुके हैं। यहाँ एक बार फिर से सईद और उस आदमी के बीच बहस होती है। दरअसल वो आदमी कहता है कि सईद अभी रेडियो को चेक करे, लेकिन सईद कहता है कि अभी हमारे चारों तरफ पहाड़ और जंगल है और हमें सिग्नल नहीं मिलने वाला, जबकि अगर मैंने रेडियो ऑन किया तो बैटरी फिजूल में बर्बाद हो जाएगी। इन दोनों में बहस चल ही रही होती है कि तभी इन्हें एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई देती है। ये सब डर जाते हैं। सब आवाज की दिशा में देखते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं दिखता। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। कोई चीज तेजी से इनकी तरफ बढ़ रही है। ये सब भागते हैं लेकिन वो आदमी जो सईद से लड़ रहा था वो नहीं भागता। वो आदमी एक गन निकालता है और उस दिशा की तरफ पॉइंट करता है जहां से वो चीज इनकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही वो चीज नजदीक आती है वो आदमी गोली चलाना शुरू कर देता है। फाइनली वो चीज मारी जाती है। सब वापस आते हैं और उस चीज को देखते हैं। ये एक भालू है। बून कहता है कि शायद इसी ने पायलट की जान ली होगी, यानी पिछले एपिसोड में प्लेन के कॉकपिट में क्या हुआ था वो सबको पता चल चुका है। केट कहती है कि ये तो एक पोलर बेयर है। केट हैरान है कि इस इलाके में पोलर बेयर भला कहां से आ गया। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जैक और हर्ली उस आदमी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पेट में मेटल का पीस गड़ा है और जो बुरी तरह से घायल है। यहाँ हर्ली काफी घबराया हुआ है। वो जैक से बताता भी है कि मैं ब्लड देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। जैक उससे कहता है कि तुम कुछ देखो मत, तुम बस इतना करो कि जब मैं इस घाव में चीरा लगाकर इसके पेट में फंसे इस मेटल को निकालूं तो इसे हिलने मत देना। फिर जैक
जैक उसके पेट से उस मेटल को खींचकर निकाल देता है और उसके जख्म को एक कपड़े से दबा लेता है। जैक हर्ली से एक सामान मांगता है लेकिन हर्ली बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले शॉट में हमें जंगल में केट और बाकी सब लोग दिखाई देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सईद से लड़ने वाले और फिर पोलर बेयर को जान से मारने वाले इस आदमी का नाम सॉयर है। ये लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर ये पोलर बेयर ही है तो ये यहाँ कैसे आया, क्योंकि पोलर बेयर बर्फीले इलाकों में रहते हैं और ये तो एक रेन फॉरेस्ट जैसा इलाका है। केट सॉयर से पूछती है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। सॉयर कहता है कि मुझे ये गन एक डेड बॉडी के पास से मिली। शैनन कहती है कि फ्लाइट में कोई गन लेकर ट्रेवल नहीं कर सकता। दरअसल गन देखकर अब ये सब सॉयर पर शक कर रहे हैं। सॉयर कहता है कि ये गन उसने एक यूएस मार्शल की डेड बॉडी से ली है और यूएस मार्शल को गन लेकर फ्लाइट में बैठने की परमिशन होती है। सईद सॉयर से कहता है कि तुम जरूर कोई प्रिजनर होंगे और तुम्हें ही वो यूएस मार्शल वापस यूएसए ले जा रहा होगा। सईद की ये बातें सॉयर को बुरी लगती है। दोनों में फिर बहस होती है। तभी केट सॉयर से गन छीन लेती है और फिर गन की मैगजीन निकालकर सईद को दे देती है और खाली गन वापस सॉयर को पकड़ा देती है। सॉयर केट की बाजू पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हारे टाइप की कई लड़कियों को काबू में किया है। केट कहती है कि आज तक तुम्हें मेरे जैसी लड़की टकराई भी नहीं होगी। और फिर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें फ्लाइट में बैठी केट दिखाई देती है। केट के बराबर में एक आदमी बैठा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि ये वही आदमी है जिसके पेट में गड़े मेटल के पीस को जैक हर्ली की मदद से निकालता है। फ्लाइट में वो आदमी केट से ऐसी ऐसी बातें करता है जो केट को बहुत बुरी लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि केट के हाथों में हथकड़ी बंधी है, यानी जंगल में वॉल्ट को जो हथकड़ियां मिली थी वो केट के हाथों में बंधी थी। और जिस घायल आदमी का इलाज जैक कर रहा है वो यही ऑफिसर है जो केट को हथकड़ियों में बांधकर अमेरिका वापस ले जा रहा है, यानी केट एक क्रिमिनल है। और सॉयर ने जिस गन से उस पोलर बेयर को मारा था वो इसी ऑफिसर की गन थी। तभी अचानक फ्लाइट एक जोर के टर्बुलेंस से टकराती है। टर्बुलेंस जैसे ही खत्म होता है, केट उस आदमी से जो कि एक पुलिस ऑफिसर है उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी फिर से एक जोर का टर्बुलेंस आता है और उस ऑफिसर के सिर पर कोई चीज आकर लगती है जिससे उसके सिर से खून बहने लगता है। वो ऑफिसर बेहोश हो जाता है। केट उसकी जेब से हथकड़ी की चाबी निकालकर अपनी हथकड़ी खोल देती है और एक ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पर लगा लेती है, यानी ये उसी फ्लाइट का सीन है जिसमें जैक, चार्ली और बाकी सब भी बैठे हैं। केट उस ऑफिसर के चेहरे पर भी ऑक्सीजन मास्क लगाती है, लेकिन तभी फ्लाइट का पिछला हिस्सा हवा में ही टूटकर अलग हो जाता है। कुछ आदमी फ्लाइट से बाहर गिरते हुए नजर आते हैं और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। हमें केट नजर आती है जो फ्लाइट क्रैश का वो हादसा याद करती है। फिर सईद के कहने पर ये सब लोग आगे बढ़ते हैं। अगले शॉट में हमें जैक उसी आदमी की, यानी केट को साथ ले जा रहे पुलिस ऑफिसर की ड्रेसिंग करते हुए दिखाई देता है। अचानक उस ऑफिसर को होश आ जाता है। वो ऑफिसर जैक से कहता है कि वो लड़की कहाँ है। जैक को समझ में नहीं आता कि ये किसकी बात कर रहा है। शॉट वापस केट पर शिफ्ट होता है जो बाकी लोगों के साथ जंगल से गुजर रही है। सईद वो ट्रांस रिसीवर निकालता है और सिग्नल चेक करता है। सईद को सिग्नल मिल जाता है। सईद को कुछ पता चलता है। सईद सबको बताता है कि हमारा मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ से पहले ही किसी और का मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है और चूंकि उसका सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग है तो वो इनके नजदीक ही कहीं है। सईद उस ट्रांसमिशन से अपने ट्रांस रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मैच करता है। उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो फ्रेंच में कुछ बोल रही है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि अब जल्द ही कोई ना कोई इन्हें बचा लेगा। हालांकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि फ्रेंच में वो महिला क्या बोल रही है। सईद पूछता है कि क्या किसी को फ्रेंच समझ में आती है। बून कहता है कि शैनन फ्रेंच जानती है, लेकिन शैनन कहती है कि मैंने भले ही 1 साल पेरिस में गुजारा हो लेकिन मुझे फ्रेंच नहीं आती। तभी अचानक ट्रांस रिसीवर की बैटरी डाउन होने लगती है। सबके कहने पर शैनन ध्यान से उस मैसेज को सुनती है। शैनन बताती है कि इस मैसेज में एक ही बात रिपीट हो रही है। सईद भी कहता है कि शैनन सही बोल रही है क्योंकि हर बार सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, यानी ये एक लूप है। शैनन ध्यान से पूरा मैसेज सुनती है और बताती है कि वो औरत फ्रेंच में कह रही है, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे कोई बचा लो, मैं इस आइलैंड पर एकदम अकेली हूँ, बाकी सब मर चुके हैं, उन्हें मार दिया गया है। तभी ट्रांस रिसीवर की बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन उस मैसेज को सुनने के बाद ये सब बुरी तरह डर जाते हैं। सईद बताता है कि ये एक डिस्ट्रेस कॉल है जो 16 साल 5 महीने पहले इस महिला ने रिकॉर्ड की होगी और उसी वक्त से
ये मैसेज बार बार लगातार रिपीट हो रहा है। हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि आखिर हम इस वक्त दुनिया के किस हिस्से में हैं। और यहीं पर लॉस्ट के पहले सीजन का दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है।